नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना एक बड़ी चुनौती है। जी हां, यह उपचुनाव ही योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में भविष्य तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह फैसला 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही तय करेंगे। जी हां, भारतीय जनता हाईकमान ने एक तरह से योगी आदित्यनाथ को इन उपचुनाव जीत के लिए एक मौका दिया है कि यदि उपचुनाव यानी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को, विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यदि योगी आदित्यनाथ जिता ले जाते हैं, उन प्रत्याशियों को विजय दिलाते हैं, यानी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर लेती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यूपी में योगी आदित्यनाथ को अभय दान दे सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं दिखता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह लंबे समय से यह कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, लेकिन वह नहीं हटा पा रहे हैं। और अमित शाह के खास सिपह सालार यूपी के जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं, जिनको अमित शाह बराबर ऑक्सीजन देते रहते हैं, और यह दोनों नेता यानी दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, चाहे वह ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार अमित शाह की शरण में बने रहे कि किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाया जाए, ताकि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक, इन दो में से किसी को भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को योगी आदित्यनाथ नहीं जिता पाते हैं तो एक हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़कर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से भले ही चाहे भारतीय जनता पार्टी में अभी एक शांति का माहौल दिख रहा हो, लेकिन यह शांति नहीं है। यह उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वहीं केंद्र की सरकार भी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। हालांकि अब वैसे पूरे परिदृश्य में देखें, राजनीतिक परिदृश्य में देखें, तो देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। 80 सीटों में, यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी 80 में से। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 में से केवल 33 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा है। जबकि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को कुल 240 लोकसभा की सीटें मिली हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सहारा लेकर, यानी यूं कहें सहयोग लेकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई, और सहयोगी बने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश से लोकसभा की तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटें हैं। तो वहीं बिहार से नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कुल 12 सीटें हैं। इस तरह से कुल 28 सीटों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कुल 28 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिससे अब सरकार तो बन गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की यह सरकार, यानी नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने एक के बाद एक हमले किए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऑक्सीजन पर है या वेंटिलेटर पर है। क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी बिल आसानी से पास नहीं करा पा रही है। शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम आया, वह औंधे मुंह गिरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में सरकार बनाई थी केंद्र में, इसके बाद 2019 में
केंद्र में सरकार बनाई और अब एक बार फिर 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई। यह नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में फैसले लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा विधेयक आया लोकसभा में, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार पास नहीं करा पाई। हालात यह हुए कि नरेंद्र मोदी को यानी अपने पूरे कार्यकाल के यानी अपने तीनों टर्म में देखें तो नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह पहला ऐसा मौका है जब वह विधेयक नहीं पास करा पाई और इसके लिए उसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करना पड़ा, जेपीसी का गठन करना पड़ा। इस जेपीसी में 31 सदस्य हैं, 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। यह विधेयक है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को नाकों चने चबाने पड़े, लेकिन वह नहीं पास करा पाई संसद में। अंतोगत्वा मोदी सरकार को जेपीसी का गठन करना पड़ा। इसमें 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। अब खास यह है कि इस जेपीसी में कांग्रेस के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी सदस्य हैं। अब भारत सरकार क्यों चाहती है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लागू हो, यह क्यों चाहती है भारत सरकार, तो इसके पीछे कई कथ्य सामने आएगी। तो इसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार शामिल हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसके खिलाफ कोई भी नागरिक यानी भारत का नागरिक किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है और ना चुनौती दे सकता है। अब जैसा कि संसद में बताया गया कि 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ के आसपास थीं, जबकि अब यानी मौजूदा समय में यानी करीब 15 वर्षों की अवधि में यह संपत्तियां यानी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ से बढ़कर करीब 9.5 लाख एकड़ तक पहुंच गई। अब भारत सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है वक्फ बोर्ड में। इसको लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिस पर अब जेपीसी का गठन किया गया है। खास यह है कि देश भर में फैली वक्फ बोर्ड की 9.5 लाख एकड़ की संपत्तियों पर करीब 200 नामचीन लोगों का यानी बड़े लोगों का कब्जा है। अब जैसा कि सामने आया कि असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्फ बोर्ड की 3000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं, उन पर कब्जा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जबकि वक्फ बोर्ड का गठन, उसका अस्तित्व जब लाया गया था, उसे अमल में जब लाया गया था, तो उसका एक बड़ा उद्देश्य यह था कि गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, गरीब मुसलमानों की मदद करना, गरीब मुसलमानों की हर तरह से सुरक्षा करना इस वक्फ बोर्ड का उद्देश्य था। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नामचीन बड़े नेताओं ने कब्जा किया है, उसकी पारदर्शिता को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाई है, जिस पर अब जेपीसी अपना निर्णय देगी। तो अब आइए देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या था और इसमें क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या इसमें नियम कायदे कानून हैं। तो आइए देखते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर क्या क्या होना चाहिए, क्या पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार क्या चाहती है। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में क्या है और क्या संपत्तियों का हाल है। तो आइए अब जानते हैं जेपीसी में कौन कौन सदस्य हैं। लोकसभा ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का हिस्सा बनने के लिए 21 सदस्यों को नामित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। वहीं जेपीसी में 10 सदस्य राज्यसभा से भी होंगे। इसे अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि इस संसदीय समिति में, इस संसदीय कमेटी में कौन कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल,
दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, DK अरुणा। इसके साथ हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद। समाजवादी पार्टी से हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी। TMC से हैं कल्याण बनर्जी। द्रमुक से हैं A राजा। तेलुगु देशम पार्टी के हैं लावू श्री कृष्ण देव रायलू। जनता दल यूनाइटेड से हैं दिलेश्वर कामत। शिवसेना UBT से हैं अरविंद सावंत। NCP से हैं सुरेश गोपीनाथ। शिवसेना से हैं नरेश गणपत महस्के। लोक जनशक्ति पार्टी R से हैं अरुण भारती। तो वहीं AIMIM से है असदुद्दीन ओवैसी। अब राज्यसभा से देखें तो इसमें इस समिति में ब्रजलाल, डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, C विजय साई रेड्डी, S मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह, डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े यह इस समिति में मनोनीत किए गए हैं। यह समिति बनाई गई है जिसमें यह सदस्य हैं। अब यह संसदीय समिति जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट संसद को देगी और इस विधेयक में साफ तौर पर यह इंगित किया गया है और कहा गया है कि विधेयक में यानी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के लिए ही पूरा कानून काम करेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल का यह पहला मौका है कि जब कोई विधेयक पास नहीं हुआ और विधेयक के अध्ययन के लिए एक JPC का गठन किया गया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संसद में बहुमत में नहीं है। यदि बहुमत में होती भारतीय जनता पार्टी सरकार, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार यदि संसद में बहुमत में होती तो यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी आसानी से पास करा लेती, जिससे वक्फ बोर्ड के साथ साथ गरीब मुसलमानों का भी भला होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक मामलों में उलझी रही, तो उन आंतरिक मामलों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी, जिसका परिणाम यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी विधेयक संसद में आसानी से नहीं पास करा पाएगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।